नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत और कुमकुम ऑफिस आते हैं। अक्षत आते ही अपने केबिन में चला जाता है क्योंकि उसे आज अपनी एक मीटिंग अटेंड करनी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी। राज भी उसके साथ ही होता है। जी हाँ, राज के केबिन में बैठ के कुछ काम कर रही होती है। कुमकुम भी अपने काम में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसका काम कंप्लीट हो जाता है। उसे और काम अक्षत ही बताने वाला था, जबकि वो तो मीटिंग में ही बिजी था। कुमकुम अपने केबिन में बैठ के बोर हो रही थी तो उसने जिया के पास जाने का सोचा। वो राज के केबिन के अंदर जाती है तो उसे जिया थोड़ी टेंशन में दिखाई देती है। कुमकुम को अपने केबिन में भी देख के जिया कुछ खास रिएक्ट नहीं करती है और वैसे ही मुंह लटकाए हुए बैठी रहती है। क्या हुआ है तुझे? मैं यहाँ तुझसे मिलने आई हूँ। और एक तू है कि देवदास का लेडी वर्जन बनकर बैठी है? कुमकुम ने पूछा। मैं देवदास नहीं बनी हूँ, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, जिया बोली। टेंशन किस बात की है? कुमकुम एक और सवाल पूछती है। छाया आ रही है, जिया जवाब देती है। क्या? कुमकुम एकदम खुश होते हुए बोलती है। लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है पागल? तुझे तो खुश होना चाहिए। और इनफैक्ट तू तो खुद चाहती थी ना कि वो हॉस्टल से वापस आ जाए। फिर अब क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठी है? मैं भी खुश हूँ कि मेरी बहन आ रही है, लेकिन कुमकुम यार तुझे तो पता है ना वो कितना डरती है। हर छोटी बड़ी बात पे वो डर जाती है। और इस बार तो उसने खुद से अकेले बेंगलोर से दिल्ली आने की बात की है। तो बस मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि वो ठीक से आ जाए, जिया जवाब देती है। तू ना फिक्र की टेंशन ले रही है? तुझे तो पता है ना कि वो कितनी समझदार है। वो अच्छे से आ जाएगी। पर तू मुझे ये बता कि वो कब तक आने वाली है? अगर फ्लाइट लैंड ना हुई तो हम उसे एयरपोर्ट लेने चलते हैं। कुमकुम चमकती आंखों से बोलती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो रुक, मैं अभी उससे पूछती हूँ। मैं तो उसे फ्लाइट का टाइम पूछना ही भूल गई, जिया बोली और जल्दी से अपना फ़ोन निकाल के छाया को कॉल करती है। कॉल अटेंड होता है और जिया को छाया की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। हेलो दीदी, छाया बोलती है। छाया बच्चा, मैं तो तुझसे तेरी फ़्लाइट के बारे में तो पूछना ही भूल गई हूँ। तेरी फ़्लाइट किस टाइम है? दी, मैं तो दिल्ली पहुँच भी चुकी हूँ और इनफैक्ट मैंने अपना लगेज भी घर पर रख दिया है और अब मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आ रही हूँ। छाया मुस्कुराते हुए बोलती है। क्या? तू आ भी गई? जिया चौंकते हुए बोलती है। अच्छा दी, मैं थोड़ी देर में आपके ऑफिस पहुँचती हूँ, फिर बाकी की बातें वहीं करेंगे। इतना बोल के छाया कॉल को कट कर देती है। वो तो ऑफिस पहुँचने वाली है, जिया अपने कोलगेट वाले दांत दिखाते हुए बोलती है। कुमकुम हल्के गुस्से से बोलती है। यहाँ छोटी बहन यहाँ तक आ गई और बड़ी बहन को खबर ही नहीं। सॉरी यार, तुझे तो पता ही है ना कि मुझे इन सब की आदत नहीं है, जिया बोलती है। वहीं दूसरी ओर छाया एक कैब बुक करती है और जिया के ऑफिस के लिए निकल जाती है। थोड़ी ही देर में वो ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर होती है। वो कैब वाले को पेमेंट करके अंदर की ओर जाती है। छाया को थोड़ी घबराहट हो रही थी
इसलिए वो थोड़ी देर पार्किंग में ही खड़े होकर गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। छाया अपनी आंखें बंद किए खड़ी थी कि अचानक ही उसे एक कार हिट कर देती है और वह गिर जाती है। कार की स्पीड कम थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे गलती से मार दिया हो, क्योंकि छाया पिलर के साइड में थी। शायद इस वजह से वो कार वाले को दिखाई ही नहीं दी थी। छाया को सिर्फ धक्का लगा था, इसलिए उसे कोई चोट बिल्कुल भी नहीं आई थी। वो अपने कपड़ों को साफ करते हुए खड़ी हो जाती है, लेकिन डर के मारे तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। वो पूरी पसीने से भीग हो चुकी थी। तब तक उस कार का मालिक भी बाहर आ चुका था, और वो कोई और नहीं, कबीर ही होता है। कबीर छाया को उठाने के लिए आता है कि वो देखता है कि वो तो पहले से ही उठ चुकी है। छाया के काले घने लंबे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे, इस वजह से कबीर उसका चेहरा बिल्कुल भी नहीं देख पाता है। कबीर आगे बढ़ के कुछ बोलने को होता है कि छाया की डर के मारे हालत ही खराब हो जाती है। उसे लगता है कि कबीर उसे डांटने वाला है। उसकी प्यारी प्यारी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ जाते हैं और वो कबीर की तरफ मुड़ के जोर जोर से रोते हुए बोलती है, देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो हम यहाँ अपनी दी से मिलने के लिए आए थे। हमने आपकी कार को नहीं देखा। प्लीज़ हमें पुलिस में मत दीजिएगा। वो लोग बहुत जोर से मारते हैं। आप बोलोगे तो हम उठक बैठक भी कर देंगे, पर हाँ, प्लीज़ आप हमारी कंप्लेन मत कीजिएगा। छाया अपने कान पकड़ के सॉरी बोलने लगती है। कबीर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की क्या है। वो आंखें फाड़े उसकी सारी की सारी हरकतें देख रहा था और उसकी प्यारी प्यारी सी बातों को सुन रहा था, लेकिन छाया की खूबसूरत आंखों से उसे आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। वो आगे बढ़ के उसको चुप कराने को होता है कि छाया डर के मारे पिलर से चिपक जाती है और अपने दोनों गालों पर हाथ रख के बोलती है, प्लीज़ मारिएगा मत, बहुत ज़ोर से लगेगी। कबीर को छाया को देख के बड़ी ही हंसी आ रही थी। वो चुपचाप उसके सामने खड़ा होके अपने सामने खड़ी उस क्यूटी पाई को बस निहारे ही जा रहा था। वहीं छाया तो अपनी ही धुन में लिए बोले ही चली जा रही थी। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो कबीर को अचानक पता नहीं क्या ही सोचता है कि वो आगे बढ़ के छाया की कमर पे हाथ डाल के उसको अपने पास खींच लेता है और अपने होठों से उसकी बोलती बंद कर देता है। छाया अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने खड़े उस मैचो मैन को देखती, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि कबीर क्या कर रहा है, तो वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। कबीर जब उसे कोई मूवमेंट ना करता देखता है, तो अपनी आंखें खोल कर देखता है और खुद से ही बोलता है, ये लड़की इतने में ही बेहोश हो चुकी है। अगर इसका अब ये हाल है तो इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। क्या होगा इसका शादी के बाद? छाया को वह अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले जाता है। सब लोग कबीर को जानते थे, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता। कबीर छाया को लेके सीधे अक्षत के केबिन की ओर चला जाता है। जिया और कुमकुम को कैंटीन से कॉफ़ी पी के आ रहे थे, तो वो छाया को कबीर की बाहों में देखकर घबरा जाती हैं
और दोनों जल्दी से उसके पास जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ है इसे? कबीर जिया और कुमकुम दोनों को ही जानता था, तो बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, तो बहुत है ना, इसलिए शायद चक्कर आ गए हैं। पर आप इन्हें कैसे जानते हो? कबीर बोलता है, ये मेरी बहन है छाया, जिया बोली, और मेरी दोस्त। कबीर छाया को लेकर काउच पर लिटा देता है। जिया आगे बढ़कर उसके मुंह में पानी मारती है कि थोड़ी ही देर में छाया को होश आ जाता है और वो खुद को एक अनजान जगह देखकर फिर से डर जाती है और जल्दी से उठकर बैठ जाती है। पर तभी उसे अपनी दी दिखाई देती है और उसकी जान में जान आती है। वो जल्दी से आगे बढ़ के जिया के गले लग जाती है। तभी पीछे से उन्हें कुमकुम बोलती है, अरे मुझे तो भूल गए। वो भी उन दोनों के साथ मिल जाती है। छाया शांत होती है और अपनी बहनों को देख के उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो तीनों खुशी खुशी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो बातें कर ही रहे थे कि पीछे खड़े कबीर को देखकर छाया के माथे पर पसीना आने लगता है। नहीं, कबीर उसे देखकर बस मुस्कुराए ही जा रहा था। छाया की बोलती बंद देख के जिया उसकी नज़रों का पीछा करती है तो उसे कबीर दिखाई देता है। तो वो छाया को समझाते हुए बोलती है, बच्चा तू डर मत, ये वो ही हैं जो तुझे यहाँ पर लेकर आए हैं जब तू बेहोश हो गई थी। बेहोश भी तो इनकी ही वजह से हुई थी दी। छाया अपने मन में ही बोलती है। वहीं कबीर उसको खुद की ओर देखता पाकर एक आंख मार देता है। छाया की आंखें सदमे से बड़ी हो जाती हैं और वो हकलाते हुए इतना ही बोलती है, दी घर चलें? हाँ चलेंगे, पर अभी मुझे थोड़ा सा काम है। जिया बोलती है, अच्छा तो मुझे ये तो बता कि तेरी जॉब कहाँ लगी है? जिया छाया से पूछती है, वो दी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में। मैं बॉस की पीए हूँ और मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। छाया डरते हुए बोलती है, क्योंकि कबीर अभी भी वहीं था। वो लगातार फर्श को देखे जा रही थी। छाया की बात सुन के कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग। तब तक अच्युत और राज भी वापस आ चुके थे। छाया जिया और कुमकुम को राज के केबिन में चले जाते हैं और कबीर अच्युत और राज अच्युत के केबिन में बैठ के बातें करने लगते हैं। वहीं कबीर के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो राज उसे छेड़ते हुए बोलता है, क्या बात है, आज तुझ जैसे राक्षस के चेहरे पर स्माइल कैसी है? क्या तुझे भी कोई नया मिल गया है ऑपरेशन करने के लिए? कबीर उसकी बात सुन के इतराते हुए बोलता है, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं एक हैंडसम चॉकलेट बॉय हूँ जिसको देख के तुझे जलन हो रही है। अगर हो भी रही है तो मुझे क्या। उसकी बातों को सुन के अच्युत और राज दोनों ही उसे घूरने लग जाते हैं। जैसे बोल रहे हो चॉकलेट बॉय, वो भी तू। उनके ऐसे रिएक्शन देख के कबीर बोलता है, तुम दोनों मुझे ऐसे ना देखो। फिर थोड़ा शर्माते हुए बोलता है, वो क्या है ना कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। अच्युत और राज दोनों को ही उसकी बात सुन के खांसी आ जाती है और दोनों ही एक साथ बोलते हैं, कौन है वो बदकिस्मत जिसके कर्म तुझ पे फूटे हैं? क्या मतलब कर्म फूट गए?
मैं उससे बहुत प्यार करूँगा और वो कौन है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। और अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरी जान से भी मिलना है। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तो वहीं अक्षत और राज अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। दिन ढल जाता है और शाम हो जाती है। ऑफिस आवर्स भी खत्म होने पर सब लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। आज छाया और जिया भी कुमकुम के साथ सिंघानिया पैलेस के लिए निकल जाते हैं क्योंकि दादी ने ऑर्डर दिए थे राज को कि वो उन्हें अपनी छोटी बहू के साथ भी कुछ वक्त रहना है। कुमकुम, जिया और छाया एक ही कार से निकल जाते हैं। कुमकुम और जिया दोनों ही अक्षत और राज को पूरी तरह से इग्नोर कर देती हैं, जिससे उन दोनों का ही चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो रखा था। उनके जाने के बाद वो दोनों भी घर के लिए निकल जाते हैं। अक्षत कार में ही कुमकुम को कॉल करता है, लेकिन कुमकुम का फ़ोन साइलेंट था और बैग में ही रखा हुआ था। इस वजह से उसको पता ही नहीं चलता। एक लंबे रिंग के बाद कॉल कट हो जाता है। अब तो अक्षत के गुस्से की हदें ही पार हो चुकी थीं। वो गुस्से से अपने जबड़े को खींचते हुए बोला, इस लड़की की इतनी हिम्मत! कब से देख रहा हूँ मुझे इग्नोर करे जा रही है। दोस्त क्या मिल गई, पति को ही भूल गई। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी बीबी, बराबर ही मिलेगी। और एक डेविड स्माइल करता है। थोड़ी ही देर बाद सब लोग घर पहुंच जाते हैं। दादी और बाकी सब जिया से तो मिल ही चुके थे। कुमकुम सबको छाया से मिलवाती है। सब लोग छाया से मिलके खुश हो जाते हैं क्योंकि छाया बिल्कुल बच्चों के जैसी थी। उसकी मासूमियत बिल्कुल बच्चों सी थी। सब लोग वहीं हॉल पर बैठ के बातें करने में लगते हैं। अक्षत कुमकुम को रूम में आने का मैसेज करता है और खुद रूम में ही चला जाता है। अक्षत सीधा जाकर शावर लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो शावर लेके आता है तो देखता है कि उसकी प्यारी बीवी अभी तक नहीं आई। इससे तो उसका प्यारा और भी हाई हो जाता है। बेचारी कुमकुम आती भी कैसे, क्योंकि उसका फ़ोन तो बैटरी डेड हो जाने की वजह से स्विच ऑफ हो चुका था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसका इकलौता पति लाल पीला हो रहा है। अक्षत गुस्से से फर्स्ट फ्लोर से ही चिल्लाता है, बीबी कॉफ़ी। सबको उसकी बात सुन के पता लग जाता है कि अगर कुछ मिनट्स में कुमकुम कॉफ़ी लेके नहीं गई तो ज्वालामुखी किसी न किसी पर तो ज़रूर फूट ही जाएगा। कुमकुम जल्दी से उठती है और किचन की ओर भाग जाती है। वो बातों ही बातों में सब भूल चुकी थी। थोड़ी देर में वो कॉफ़ी रेडी करके रूम में जाती है तो उसे अपना हस्बैंड हॉबी एक टॉवेल पर दिखता है। कुमकुम उसे देख के ही समझ जाती है कि आज तो उसकी सामत आई है। वो डरते डरते अंदर जाती है और कॉफ़ी रख के भागने के बारे में सोचती है। वो जैसे ही कॉफ़ी रख के जाने को होती है कि अक्षत उसे डरावनी आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है, जो कि बोल रहा था, सोचना भी मत बाहर जाने का बीबी। कुमकुम उसकी आवाज़ सुनकर ही डर के मारे वहीं ही जम जाती है। अक्षत एक रिमोट उठाता है और रूम का डोर नॉक कर देता है। अक्षत धीरे धीरे कुमकुम के पास आता है और उसके पीछे आकर ही खड़ा हो जाता है।
कुमकुम का दिल उसको अपने पास महसूस करके बुलेट ट्रेन बन जाता है। कुमकुम डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुमकुम धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता है और अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को साइड कर देता है और अपने ठंडे कठोर होंठ उसके कंधे पर रख देता है। अक्षत के होंठों की छुअन से ही कुमकुम अंदर तक ही सिरह जाती है। अक्षत के दोनों हाथ कुमकुम की बॉडी पर चलने लगते हैं और उसके होंठ उसकी गर्दन और उसके कानों पर ही चल रहे थे। अक्षत उसके कान को काटते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई बीबी मुझे इग्नोर करने की? अक्षत की बात सुन के कुमकुम उसे जवाब देती है, मैंने कब इग्नोर किया है तुम्हें? अच्छा, सुबह से मेरे पास नहीं आई, मुझे गुड मॉर्निंग किस भी नहीं किया, ऑफिस में भी पूरे दिन तुम्हें अपनी दोस्त से ही फुर्सत नहीं थी। अब जब तुमने गलती की है तो सज़ा भी तो मिलेगी। ना बोल के अक्षत उसे पलट देता है और रूम के डोर से लगाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। अक्षत का एक हाथ कुमकुम की गर्दन पर था और दूसरा हाथ उसकी बॉडी को सहला रहा था। कुमकुम के दोनों हाथ अक्षत के कंधे पर थे। एक लंबी किस के बाद अक्षत उसके होंठों को छोड़ देता है और उसके गर्दन और कॉलर बोन पर किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद अक्षत कुमकुम को बाहों में उठा के बेड पर लेटा देता है और अपना भी टॉवेल हटा देता है। अक्षत की हरकत से कुमकुम शर्म के मारे अपना आंखें बंद कर लेती है। उसकी तो पूरी बॉडी गर्म हो चुकी थी। अक्षत उसके ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, बीबी ऐसे क्या शर्मा रही हो? तुम पहली बार तो मुझे ऐसे देख नहीं रही हो। बेबी ओपन योर आइज, अक्षत बोलता है, लेकिन कुमकुम अपनी आंखें नहीं खोलती और ना में अपना सिर हिला देती है। कुमकुम का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था, जो देख के अक्षत को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। अक्षत एक बार फिर से उस पर टूट पड़ता है। उसने कुमकुम की पूरी बॉडी पर लव बाइट दे दिए थे। कुमकुम को कंट्रोल करना मुश्किल ही हो रहा था। उसने बेडशीट को अपने हाथों पर पकड़ा हुआ था। कुमकुम से जब और कंट्रोल नहीं हुआ तो अक्षत को रोकते हुए बोलती है, अक्षत प्लीज़ बस करो, मैं और नहीं। लेकिन अक्षत को तो जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया था। वो एक बार फिर ऊपर आ जाता है और कुमकुम के चेहरे की ओर देखने लगता है। वो जैसे ही उसके आगे करने को हुआ कि बाहर से छाया की मासूम सी आवाज़ उन दोनों में कबाड़ की हड्डी की तरह सुनाई पड़ती है, जो कि बोल रही थी, कुमकुम दीदी, आपको दादी और आंटी ने जल्दी से अपने पास बुलाया है। छाया की बात सुन के कुमकुम जल्दी से अक्षत को धक्का देके उठ जाती है और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाते हुए बोलती है, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। ना वक्त देखते हो ना ही जगह, कभी भी शुरू हो जाते हो। वहीं अक्षत खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी और अब उसको खुद को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल सा लग रहा था। कुमकुम भी जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर चली जाती है और अक्षत उसके जाते ही वॉशरूम में जाकर शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ा हो जाता है।
कुछ ही देर के बाद सब लोग डिनर करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। सब लोग डिनर कर ही रहते हैं कि दादी की नज़र कुमकुम के गर्दन पर जाती है, जिसको उसने अपने बालों से कवर किया हुआ था। दादी उसे देखते हुए पूछती हैं, बेटा आपकी गर्दन पर क्या हुआ है? दादी की बात सुन के कुमकुम को एकदम से खांसी आ जाती है। अब बेचारी क्या ही बोलती कि ये सब तो उनके पति पोते का किया धरा है, तो जल्दी से बहाना मारते हुए बोलती है, दादी वो एक मच्छर ने काट लिया था तो मैंने बस खुजली कर ली, इससे वह रेड हो गया। कुमकुम का बहाना सुन के अच्छा तो उसके घूर कर देखता है, जैसे बोल रहा हो, बीबी मैं तुम्हें मच्छर दिखाई देता हूँ, अब तो तुम देखते जाओ ये मच्छर तुम्हें कितना और कहाँ कहाँ काटता है। और सच से बच के उसकी ओर एक आंख मार देता है। कुमकुम उसकी हरकत से झेप जाती है और अपना सर नीचे झुका लेती है। कुछ देर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग छाया सबसे पहले उठ के रेडी हो चुकी थी और उसने सबके लिए नाश्ता भी बना लिया था। छाया के चेहरे से डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो जल्दी जल्दी नाश्ता करके बाहर जाने लगती है कि जिया उसे रोकते हुए बोलती है, छाया हम ऑफिस जाते हुए तुझे भी छोड़ देंगे। नहीं दी मैं लेट हो जाऊंगी, मैं जाती हूँ, बाय। इतना बोल के छाया जल्दी से घर के बाहर भाग जाती है। उसके बाद सब भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। छाया की कैब थोड़ी देर के बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से मल्होत्रा एम्पायर लिखा हुआ था। छाया डरते डरते अंदर जाती है क्योंकि उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। वो अपना पसीना पोंछते हुए अंदर जाती है और रिसेप्शन पर बैठी लड़की को अपना इंट्रो देती है और अपनी ज्वाइनिंग के बारे में बताती है। रिसेप्शन वाली लेडी उसे 30वें फ्लोर पर जाने के लिए बोल देती है। छाया लिफ्ट में जाती है और अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती। अपने फ्लोर पर जाके वो अपने बॉस के केबिन की ओर बढ़ जाती है और डोर नॉक करती है। छाया के डोर नॉक करने पर अंदर से कम इन की आवाज़ आती है और छाया अंदर जाकर गुड मॉर्निंग बोल के अपना इंट्रो देती है और अपनी बात ख़त्म करके छाया वहीं पर खड़ी हो जाती है और अपने बॉस की ओर देखने लगती है, क्योंकि उसका बॉस अभी तक उसकी ओर पीठ करके ही खड़ा था। अचानक से वो इंसान पलट जाता है तो छाया के मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलता है, आप। छाया का बॉस और कोई नहीं कबीर ही होता है। कबीर को डॉक्टर बनना था और वो वहीं काम भी करता था, लेकिन कल जब उसे छाया के बारे में पता चला तो उसने अपने डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लिया और उसके डैड भी तो यही चाहते थे, तो वो भी खुश हो गए। कबीर को अपने सामने देख के छाया की सांसें ही अटक जाती हैं और वो बोलती है, आप मेरे बॉस हैं। उसकी बात सुन के कबीर एक स्माइल पास करता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। छाया को अपने सामने देख के उसे बड़ी खुशी हो रही थी। वो धीरे धीरे उसकी ओर जाने लगता है, तो वहीं छाया कल की किस को याद करके ही लाल हो चुकी थी। कबीर उसकी ओर बढ़ता है और छाया पीछे जाने लगती है। थोड़ी देर में दीवार से चिपकी हुई थी वह, और कबीर
उसके सामने खड़ा था। छाया डर के कारण अपनी आंखें बंद किए हुई थी। कबीर उसको वैसे देख के मुस्कुरा ही जा रहा था। वो थोड़ा नीचे झुकता है और उसके गालों पर किस कर देता है। कबीर के किस करने से छाया अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसके मुंह से कोई भी वर्ड नहीं निकलता। कबीर उसके गाल पर हाथ रख के बोला, जान, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ। तो बात ऐसी है कि मुझे कल तुमसे प्यार हो गया। हाँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। और अगर ना भी हुआ तो रहना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। और एक बात, जो मेरा होता है उसको कोई और देखे भी तो मैं उसकी जान ले लेता हूँ। फिर तुम तो मेरी रूह में ही उतर गई हो। तो बेबी, अच्छे बच्चों की तरह इस बात पर ध्यान रखना कि कोई भी तुम्हारे पास न जाए। मैं अपने डैड से बात कर चुका हूँ हमारी शादी की, और उन्हें सिर्फ बहू से मतलब है। वो हाँ कर चुके हैं। तुम जितना जल्दी हो उतना जल्दी मुझे पसंद करना शुरू कर दो। और हाँ, मुझे पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। तो तुम अच्छे से खाया पिया करो, अपनी हेल्थ अच्छी रखो, और कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। चलो अब थोड़ा काम कर लेते हैं, रोमांस हम बाद में करेंगे। छाया तो भूत बस बनी हुई वहीं पर खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी यहाँ पर हुआ तो हुआ क्या था। क्या है यह आदमी, एक दिन मिले भी नहीं हुआ और इसने तो बच्चों की भी प्लानिंग कर ली। जान, तुम्हें और रोमांस करना है तो तुम बता सकती हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कबीर अपने चेयर पर बैठते हुए ही कहता है। छाया की डर से हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से नामे सिर हिला देती है और जल्दी से फाइल उठाकर काम करने में लग जाती है।